इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ अर्ली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे थे, है ना, कि जो शुरुआती हमारे राजनीतिक संगठन थे वो कौन कौन से थे जिन्होंने नेशनलिज्म को या इंडियन नेशनलिज्म को लोगों के सामने रखा सबसे पहले, या भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, रिसर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लोगों के सामने आता है। में जो फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इट वाज जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि कलकत्ता में बनी और द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। ये जमींदारों का संगठन था, जमींदारों के हितों की बात करता था। ये सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था क्योंकि इसने राजनीतिक मुद्दों की बात की और जमींदारों के हितों की बात की, सीधे तौर पर सरकार से वार्तालाप किया। तो दैट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दूसरा फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी, जॉर्ज थॉमसन और प्यारीचंद्र मिश्र, हमने चर्चा की। बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन दोनों एक जगह मिल गए क्योंकि दोनों के जो लोग थे वो एक ही थे, दोनों संगठनों में एक ही तरीके के लोग हिस्सा लेते थे, तो दोनों ने बाद में मर्ज कर दिया अपने आप को और एक नया एसोसिएशन बना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी थी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पार्टी नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट था? देखो, ये राधाकांत देव ने इसे बनाया था। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं था कि राधाकांत देव ने बनाया, राधाकांत देव तो इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट ये इसलिए था कि इसने सबसे पहले राजनीतिक अधिकारों की मांग की, पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की इन्होंने। और अंग्रेजों से आयकर का विरोध किया। जब 1860 में इनकम टैक्स लगा, सबसे पहले भारत में लॉर्ड केनिंग ने लगाया था, तो इस संस्था ने सबसे पहले विरोध किया, उसका ओपोज किया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बाद में इस संस्था को देखते देखते ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की देखा देख, क्योंकि ये तो कलकत्ता में बनी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में थी ये, मद्रास में और बॉम्बे में दोनों प्रेसिडेंसीज में इसी की देखा देख संगठन बने, या कह सकते हैं कि इसके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थे दोनों। जैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन बनाया, मद्रास में बना, यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में बना। गजलू एंड चेट्टी नामक व्यक्ति थे, इन्होंने ये बनाया, अभी लिखेंगे इसे, हम लोग करेंगे। तो इसका उद्देश्य था कि पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में पॉलिटिकल राइट्स की मांग करना, लोगों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करना और सरकार को इसके लिए प्रेरित करना कि भाई आप लोगों को राजनीतिक अधिकार दीजिए। जैसे राजनीतिक अधिकार का मतलब था भारतीयों को राइट्स नहीं थे प्रशासन में, ना ही कानून के बनाने में राइट्स थे, क्योंकि वायसराय और उसकी काउंसिल बनाती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही लोग कानून बनाते थे, जिनमें भारतीयों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। जबकि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी थी, वहां लोगों की संस्थाएं थी। तो ये लोग ये मांग करते थे कि आप, भारत में सरकार चल रही है, कानून से चल रही है, लेकिन इसमें भारतीयों का ही कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो भारतीयों का भी एसोसिएशन इसमें होना चाहिए। तो दैट वाज पॉलिटिकल राइट्स, ये पॉलिटिकल अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार थे, इनकी ये लोग मांग कर रहे थे। इसीलिए मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की ही ये एक संस्था थी। ऐसे ही बॉम्बे में भी बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से एक एसोसिएशन बना। तो इस तरीके से तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक संगठन ये बन गए। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के ही ये सिस्टम कंसर्न थी। अच्छा, अब इसमें एक बदलाव आता है। दादा भाई नौरोजी का ये मानना था कि देखो, हम लोग केवल भारत में से मांग कर रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पत्र भेजते हैं या वहां पर कोई पिटीशंस लगाते हैं, क्यों ना एक संस्था लंदन में ही स्थापित कर ली जाए जो भारतीय कॉज को ही वहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखने के लिए उत्तरदायी हो।
यानी सारी भारतीय लोगों की मांगों को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने वो रखे, उसका काम ही ये हो। इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के नाम से, सब लोगों ने माने इन तीनों संस्थाओं के लोगों ने, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन, इन तीनों संस्थाओं के लोगों ने मिलकर लंदन में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये 1866 में गठित की गई, 1866 में लंदन में इसका मुख्यालय था। दादा भाई नौरोजी इसके प्रेरक थे, तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष भी बने सबसे पहले, संस्थापना भी उन्होंने ही की। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि न केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट को हम लोग भारतीय मांगों से अवगत कराएं, बल्कि ब्रिटेन के लोगों में भी और विशेष तौर पर लंदन के लोगों में भारतीयों के प्रति एक जनमत का निर्माण करें, एक सपोर्ट का निर्माण करें, क्योंकि वहां एक चुनाव होते थे। तो ब्रिटेन के लोग क्या होंगे, भारतीय मांगों को समझेंगे और अपने जो नेता हैं, लीडर्स हैं या एमपी हैं, उनको कहेंगे कि भारतीय मांगों को आप मानने की कोशिश करिए, सुनिए, या दबाव डालने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी थी दादा भाई नौरोजी की। और बाद में वो फिर इसी, क्योंकि वो इसके बाद वो पूरे समय लंदन में ही रहे दादा भाई नौरोजी, और लंदन में ही उनका टाइम भी निकला, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो चुने भी गए। पहले भारतीय थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, लेबर पार्टी के टिकट पर उनको चुना गया था। तो वहां उन्होंने खूब जोरदार आवाज उठाई भारतीय मांगों के प्रति। देखो ये सब कांग्रेस के गठन से पहले का चल रहा है अभी। तो दैट वाज द साइट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये एक झलक दिखती है हमें इंडियन नेशनलिज्म की, लोग कैसे प्रेरित हो रहे थे। और भारतीयों की आजादी की कोई बात नहीं थी अभी, केवल मांगों की बात थी अभी, केवल हम लोग मांग कर रहे थे, अभी डिमांड कर रहे थे लोगों से। पहले समझेंगे। देखो 1870 तक आते आते लोगों में जो ये कॉन्शियसनेस थी नेशनलिज्म की, ये काफी बढ़ गई, क्योंकि 1860 में, 1860 से और 1870 के दशक में कुछ बदलाव हो गए थे। क्या बदलाव हो गए थे? हमें पता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया था, और उसमें भारत को ब्रिटिश निवेश के लिए खोल दिया गया था। अब भारत में खूब बाहर से धन आने लगा, ऊंचे ब्याज दर पर धन आने लगा। इससे एक्सप्लोइटेशन की शुरुआत हुई भारतीयों के, और एक्सप्लोइटेशन की शुरुआत हुई। एक तो ये हुआ था। दूसरा ये हुआ कि 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से ही भारतीयों को भी प्रशासन के साथ जोड़ने की जो शुरुआत है वो हो गई थी। हालांकि कागज पर ही थी, ऑन पेपर्स थी, लेकिन इंडियन 1861 के काउंसिल एक्ट में ये हो गया था। मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में, कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वायसरॉय की, उनकी संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। और अब जो ये 12 लोग थे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग कहलाते थे। और ये राइट दे दिया गया था कि ये जो 12 होंगे, ये नॉन एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, यानी कोई भी हो सकते हैं जिन्हें वायसराय चाहे तो ये भारतीय भी हो सकते थे। तो शुरुआत हो गई थी। इसलिए चूंकि अब थोड़ा सा कंसिडरेशन होने लगा था भारतीय मांगों का, तो फिर कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनने शुरू हुए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, देखो, पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया एमजी रानाडे ने, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया 1870 में। एक तो जस्टिस थे ये, हालांकि पहले तो क्लर्क थे, लेकिन बाद में क्लर्क से ये जस्टिस, न्यायाधीश तक पहुंचे। एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और शिक्षक, और कह सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। पूरे बॉम्बे में अगर नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट किसी ने सबसे ज्यादा स्प्रेड की, तो दैट वाज एमजी रानाडे। बाल गंगाधर तिलक और वो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हीं के चेले थे, इन्हीं के स्टूडेंट थे वो। आगे चल के जिन्होंने नेशनलिज्म को बहुत स्ट्रांग किया, विशेष तौर पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, इन्हीं से ही सीखा उन्होंने।
तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया एमजी रानाडे ने, और गणेश वासुदेव जोशी, ये दो लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है, जीवी जोशी भी कहते हैं हम लोग इनको शॉर्ट में। इन दोनों लोगों ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन, सॉरी, पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये संगठन इंपॉर्टेंट इसलिए था, देखो जहां तक अब से पहले जो संगठन थे ना, वो मांग करते थे अंग्रेजों से, चाहे पटिशन भेज के, चाहे प्रेयर करके। किसी ने भारतीयों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगाने की कोशिश नहीं की थी अब तक। सारे के सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बड़े लिमिटेड थे, अपर मिडिल क्लास के लोगों से बने हुए थे, जिसमें उच्च वर्ग, मध्य वर्ग के लोग आते थे, संभ्रांत वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। कभी इनमें से किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि जनता तक जाना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए अपनी मांगों के लिए, कि वो भी सरकार से कहें कि भाई हमें भी अधिकार चाहिए। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा ने यह काम किया, इसीलिए इसका नाम सार्वजनिक था, पब्लिक से जुड़ी हुई सभा थी। इसलिए इसमें सबसे पहले ऐसे लोगों को भी जोड़ा गया इससे, जो समाज के निम्न तबके से थे, निम्न वर्ग से थे, या गरीब, समाज के गरीब वर्ग से थे, यानी समाज के निचले वर्ग के लोग भी इसमें शामिल हुए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पहला संगठन था जिसने देश में जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश की। ये वर्ड लिखना है आपको, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। इनको अंडरलाइन करते चलना, कुछ कुछ बातों को जो मैं बताता हूं आपको। जैसे लंदन में सबसे पहला संगठन तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी ने। ये सब प्रीलिम्स का है, यहां से मेंस का कुछ नहीं आना आपको। आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता मेंस में नहीं आएगा, लेकिन आएगा तो इसी से ही आएगा, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा जिस कॉन्सेप्ट को मैं लेके चल रहा हूं, नहीं तो प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। अच्छा, ये पहला संगठन भी था जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिटीशन भेजा और ये मांग की कि भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो, अमेरिकी क्रांति में एक नारा था, नहीं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था, नो रिप्रेजेंटेशन, नहीं नहीं, वो था सर अमेरिकी नो का टैक्सेशन। अमेरिका का था, हाँ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में था, करेक्ट, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये नारा था उनका। मतलब कि सरकार के पास कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है, यानी उस संस्था के पास कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है जिस संस्था में लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जिस संस्था में लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उस संस्था को लोगों के ऊपर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे उन लोगों ने यह कहा, अमेरिकन्स ने, अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि अमेरिका पर रूल होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे टैक्स लगा सकती है उन लोगों के ऊपर? सेम बात पूना सार्वजनिक सभा ने कही। उन्होंने कहा कि भारत का कोई, भारतीयों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे ऊपर कैसे कर लगा सकती है या शासन कर सकती है? क्या किया जाना चाहिए? भारतीयों का भी रिप्रेजेंटेशन हो ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीयों के लिए कोई पॉलिसी बनाए, तो फिर भारतीयों की मांगों को भी तो सुना जाना चाहिए। दैट वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल डिमांड। इन्होंने सबसे पहले ये मांग की। पहली पार्टी थी, या पार्टी नहीं, सॉरी, पहली ऑर्गेनाइजेशन था